गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोग आ गए हैं क्या? गुड आफ्टरनून हो गया वैसे तो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं तब हम गुड मॉर्निंग कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज अपन पढ़ेंगे अपना वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ। उसका इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया था, क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखा था अपन ने, नेचर देखा था, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स देखे थे। आज अपन यूनिट सेकंड में आते हैं जिसमें मेजर हार्डशिप टू वुमेन एंड इंडियन लॉज के बारे में बात करेंगे। मेजर हार्डशिप मतलब महिला और भारतीय कानून के बीच में बड़ी मुश्किल की बात करनी है हमको। तो उसमें अपना जो सिलेबस था उसमें रेप है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इन वर्क प्लेस है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन मीनिंग है, प्रोटेक्शन अंडर इंडियन लॉज है। तो सबसे पहले हम यदि बात करें तो जो सब अपने सिलेबस में आता है रेप मतलब बलात्कार की बात करते हैं, तो सबसे पहला उसी पॉइंट को दिया गया है जो कि आईपीसी में बढ़ने थे आपके सेक्शन 375 में। 375 में उसको डिफाइन किया गया है, 376 में उसके दंड के प्रावधान हैं। तो अब थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में यदि हम जाएं और समझने की कोशिश करें कि ये बलात्संग या जो बलात्कार है, रेप है, किस तरह का अपराध है और कितना खतरनाक अपराध है, तो इसके बारे में अपन समझें और जानें तो इतना समझ में आता है कि ये वो अपराध है जिससे एक महिला का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बात ये कर रहे थे कि इतने तमाम अपराध हैं। इसमें एक चीज़ मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताई थी कि प्रकारों के बारे में मैंने अभी जिक्र नहीं किया है। जब अपना सिलेबस सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे तो आप खुद बताएंगे मुझे कि प्रकार कितने होते हैं जो महिलाओं पर अत्याचार संबंधित हैं, कितने प्रकार के अपराध हैं। और एक बात मैं आपको अच्छे से बताऊं, आईपीसी में जो भी अपराध बढ़ने थे वो सब व्यक्ति के लिए हैं और व्यक्ति संबंध में महिलाएं भी शामिल हैं और पुरुष भी शामिल हैं, है ना, और बाकी जो अन्य जेंडर हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जीव जंतुओं को छोड़ के। तो देखने वाली बात यह है कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं वो किस तरह के अपराध हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं अभी रेप या बलात्संग की बात करें तो ये रेप ऐसा अपराध है जो महिला को की प्रकृति को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है, समाज में उसकी इज्जत को धूमल कर देता है, जबकि अपराध करने वाला कोई है और उसका दंड किसी और को मिलता है। आप देखते हैं समाज में हम और आप रह रहे हैं और हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियां जो 8 महीने की हैं, 9 साल की है, 3 महीने की है, 3 साल की है और उनके साथ रेप हो जाते हैं उनको। अब तो चूंकि जब से आईपीसी में मृत्युदंड का प्रावधान आया है, महिलाओं के शरीर के विरुद्ध अनेक प्रकार के अपराध कारित होते रहते हैं, है ना। उनमें दहेज के लिए भी बात हुई थी अपनी, दहेज संबंधित है, लज्जा भंग से संबंधित है, हमले से संबंधित है, एसिड अटैक से संबंधित है, उनके जन्म से संबंधित है, उनकी ऊपर होने वाले रेप और अन्य तरह के जो सेक्सुअल हरासमेंट के मामले हैं और वेश्यावृत्ति के मामले हैं, सब उनसे संबंधित हैं। अभी अपन बात कर रहे थे रेप की, बात कर रहे थे बलात्कार की, बहुत ही सेंसिटिव मामला है और उसके लिए संशोधन के माध्यम से आईपीसी में उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया गया है ना। उस मृत्युदंड के प्रावधान करने के बाद क्या रेप रुक गए? नहीं हुआ ऐसा, बल्कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो गए और जिनको रेप किया उन्होंने उनको मार भी दिया, एक कदम और आगे बढ़ गए वो। पहले तो रेप ही करते थे, अब तो रेप करने के बाद मारना भी शुरू कर दिया कि भाई होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना, तो ना होगा बीन ना आएगा सांप। तो साक्षी नष्ट कर दिया उन्होंने, साक्ष्य नष्ट करने पर तुल गए। तो ये अपराध वो है जो ये देखो महिला के ऊपर यदि हो तो तो समाज में वो महिला हमेशा के लिए कलंकित हो गई, उसका शादी विवाह नहीं होने वाला, परिवार वाले उसको कैसे एडजस्टमेंट कराएंगे, कैसे कहीं भेजेंगे, वो उनके दिमाग में चलता है। दूसरों की दृष्टि में वो गिर गई होती है, जबकि अपराध उसने नहीं किया, है ना। उस महिला का जीवन मुश्किल हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है कि वो कैसे जिए। दूसरा, समाजी जन और जो जिन्होंने अपराध किया है वो लोग उसको कुदृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, उसका समाज में उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उसके मनस स्तंभ पे मतलब जो मानसिक स्थिति है वो हमेशा के लिए विदूषित हो जाती है, परेशान हो जाती है वो हमेशा के लिए के। और जो आपका धर्म अर्थ काम और मोक्ष है संस्कृति के हिसाब से, वो काम उसके लिए हमेशा के लिए डर का मामला हो जाता है। उसके विवाह जैसे तैसे कभी हो भी जाए, विवाह होना मुश्किल हो जाता है, विवाह हो भी जाए तो उसको सब रेपिस्ट दिखाई देते हैं, सब अपराधी दिखाई देते हैं। और तो और उसके साथ होने वाली सामान्य काम कीड़ा भी उसको कितनी कैसे दिखाई देती है, ओहो ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है और ये तो जीवन को नष्ट करने वाली है, ये तो अत्याचार है, क्योंकि उसके साथ वैसा हुआ है। तो वो अंदर तक डरी रहती है और अंदर तक उसका जो डर है हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर बैठ जाता है।
सोचिए जब वो डर में है, डर के माहौल में है, उसके ऊपर प्रताड़ित उसके ऊपर ऐसा अत्याचार हो गया है तो उसका जीवन मुश्किल हो जाता है। मतलब हर जीवन के हर पहलू में वो सोचने पे मजबूर हो जाती है, मतलब सोच ही उसकी गड़बड़ा जाती है। कई बार तो लड़कियां महिलाएं पागल हो जाती हैं, कुछ सुसाइड कर लेती हैं, कुछ भाग जाती हैं, कुछ आत्महत्या कर लेती हैं, मतलब इसको मैंने कहा सुसाइड कर लेती हैं। तो आओ हम थोड़ा सा इसको जान लेते हैं अपने लॉ के परिप्रेक्ष्य में कि इसकी डेफिनेशन क्या है। उस डेफिनेशन के बाद मैं इसको डिफाइन करता हूं और डिफाइन करने के बाद अपन इससे संबंधित आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन सेक्शन को ले लेते हैं, सेक्शन 375 ऑफ आपका आईपीसी। वो क्या कहता है, आप ध्यान से सुनेंगे, बीच में कोई माइक चालू नहीं करेगा, है ना, ताकि आपको सुन पाए। ठीक। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, रेप। अ मैन इज सेड टू कमिट rape who except in the case hereinafter accepted has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the 6 following descriptions। मतलब 6 प्रकार की परिस्थितियां हैं जिसके बारे में बात की गई है, उसको कहते हैं अपन जो पुरुष बलात्संग, जो पुरुष इतस्मिन पश्चात अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित 6 तरह की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में मैथुन करता है वह पुरुष बलात्संग करता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। किन परिस्थितियों में? तो पहली है फर्स्टली अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध। सेकंड है सेकेंडली विदाउट हर कंसेंट, उसकी सम्मति के बिना। थर्डली विथ हर कंसेंट व्हेन द कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन whom she is interested in fear of death or hurt। मतलब विथ हर कंसाइंट मतलब उसकी जो कंसाइंट है कैसे ली गई है, व्हेन हर कंसाइंट हैज बीन ऑब्टेन्ड, कैसे ऑब्टेन की गई है, पुटिंग हर और एनी पर्सन, जो उससे संबंधित व्यक्ति है या उसका कोई अपना है, उसको सी इज इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ, उसकी डेथ, उसकी मृत्यु या उसके भय में डाल के। तीसरा है फोर्थली विथ हर कंसाइंट व्हेन द मैन नोज, मतलब जबकि व्यक्ति जानता है, आदमी जानता है दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड, वो उसका पति नहीं है। एंड हर कंसाइंट इज गिवन, उसने इसलिए कंसाइंट दी है बिकॉज शी बिलीव्स, वो विश्वास करती है दैट ही इज अनदर मैन, ये अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, टू हुम शी इज और बिलीव्स हरसेल्फ टू बी लॉफुली मैरिड, वो समझती है कि ये उसका पति है जिससे उसकी जो विवाह हुआ है लॉफुल विवाह हुआ है, विधिपूर्ण उसका विवाह हुआ है। फिफ्थली है, पांचवा है विथ हर कंसाइंट व्हेन, जब वो कंसाइंट कब देती है, when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequence of that to which she gives consent। उस स्त्री की सम्मति से, जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृत चित्तता, अनसाउंडनेस जो है अथवा मत्तता, इंटॉक्सिकेशन है, कारण उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी, मतलब जो संज्ञा को शून्य कर दे, जो बुद्धि को शून्य कर दे, या अस्वास्थ्यकर, मतलब उसके स्वास्थ्य को अस्वस्थ कर दे, पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की, ठीक है, जिसके बारे में वह सम्मति देती, सम्मति मतलब कंसाइंट देना, वह प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ, वो समझ नहीं पा रही कि उसने किस बारे में कंसाइंट दी है, ऐसी कंडीशन में उसको डाल दिया गया है। सिक्स्थ है विथ और विदाउट हर कंसाइंट, उसकी कंसाइंट से और उसकी कंसाइंट के बिना, मतलब उसकी सम्मति से और उसकी सम्मति के बिना। व्हेन शी इज अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, यदि वो 16 वर्ष से कम उम्र की है तो चाहे उसकी कंसाइंट ली गई हो चाहे कंसाइंट ना ली गई हो। एक्सप्लेनेशन दिया है, पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट द सेक्सुअल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस ऑफ रेप, मतलब सिर्फ प्रवेशन ही पर्याप्त है एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए और जो कि ऑफेंस बना देता है रेप का, सिर्फ प्रवेशन मात्र ही पर्याप्त है बलात्कार के लिए, इसके आगे कुछ भी नहीं। वहीं एक्सेप्शन है, अपवाद भी दिया गया है। अपवाद क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन, एक व्यक्ति जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है जिसे हिंदी में मैथुन कहते हैं, विथ हिज ओन वाइफ, यदि वो अपनी पत्नी के साथ भी कर रहा है, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स, यदि वो 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है, इज नॉट रेप, वो रेप नहीं होगा। लेकिन 15 वर्ष से कम आयु की यदि महिला है, वो उसकी पत्नी भी है और उसकी कंसाइंट भी है, यदि वो उसके साथ मैथुन करता है तो रेप की कंडीशन में आ जाएगा।
उसकी पत्नी होने के बाद भी, ऐसा अपवाद है। और ऐसे अपवाद की व्यवस्था आईपीसी में इसलिए की गई है ताकि छोटी उम्र की महिलाओं को इस जो मैथुन है या इस तरह का जो संघ है उससे बचाया जा सके। ठीक है, तो ये प्योर डेफिनेशन थी जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। मतलब उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध, मतलब इच्छा और सम्मति में अंतर है। इच्छा और अनिच्छा दो चीजें होती हैं। इच्छा है जैसे कि भाई अभी इच्छा नहीं है, फिर अपन बाद में देखते हैं। इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। एक बार एक मामला कोर्ट में आया था, केस कोर्ट में आया था, सुप्रीम कोर्ट में। एक व्यक्ति, एक सेक्सुअल वर्कर, जो जिसे हम कहेंगे एक वैश्या कह सकते हैं, वो मामला लाती है कोर्ट में कि उसके साथ रेप हुआ है। न्यायालय में जो एक्यूज खड़ा है, न्यायालय में एक्यूज कहता है कि भाई मैंने कहाँ रेप किया है, मैं तो नहीं हूँ, मतलब मैंने नहीं किया रेप, और ये महिला तो सेक्सुअल वर्कर है, इसका तो काम ही है। तो न्यायालय ने कहा नो, भले ही वो सेक्सुअल वर्कर है, भले ही वो महिला ऐसी है कि उसका काम ये है, लेकिन अभी उसकी इच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के कारण हो सकती है, उसकी कुछ और भी कंडीशन हो सकती है इसके कारण उसको नहीं करना है, तो वो इच्छा के विरुद्ध हो गया। कंसाइंट तो उसकी फ्री है ही कंसाइंट, मतलब कंसाइंट मतलब सम्मति है, लेकिन इच्छा नहीं है, तो वो अपराध की श्रेणी में आ गया, रेप की। और उसके साथ जबरदस्ती की गई है तो वो रेप में आएगा। कंसाइंट नहीं है मतलब सम्मति नहीं है, वो सम्मति नहीं देती है तो वो उसमें रेप में आएगा। और कंसाइंट को आप कैसे समझेंगे? कंसाइंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो कंसाइंट समझ में आएगा आपको कि एक कंसाइंट क्या होती है, फ्री कंसाइंट क्या होती है और कंसाइंट क्या होती है। कंसाइंट मतलब दो व्यक्तियों की सम्मति किसी एक विषय पर हो जाए, वो कंसाइंट है। जैसे मैं कहूँ कि ये जो सैनिटाइजर की बोतल है मैं बेचना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये मैं बेचना चाहता हूँ, ये 25 रुपए की है। ए ने कहा 25 रुपए की है, बी ने कहा मैं इसे 25 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। दोनों की कंसाइंट 25 रुपए जाके डन हो गई है और वो लेने को तैयार हो गया है, तो वो कंसाइंट हो गई। अब एक फ्री कंसाइंट नहीं है तो वो सेकेंडरी मैटर है, वो आप उसमें समझते रहना कॉन्ट्रैक्ट में, अभी वो नहीं समझाना। तो कंसाइंट नहीं है, एक तो हो गई इच्छा, दूसरी हो गई कंसाइंट। तीसरी कंडीशन उसने कहा सम्मति, जबकि उसकी सम्मति उससे ऐसे व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है ना, मतलब वो उसका कोई व्यक्ति पति हो सकता है, उसका कोई बच्चा हो सकता है, उसका भाई बहन हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी जिसके वो हितबद्ध से जुड़ी हुई है, उसकी मृत्यु या उपहति, मतलब मैं उसको मार दूंगा या उसको उपहति कर दूंगा, उसे चोट पहुंचा दूंगा, गंभीर चोट पहुंचा दूंगा यदि तुमने मेरे साथ मैथुन नहीं किया तो उस कंडीशन में उसने अपनी सम्मति दी, कंसाइंट दिया। तो वो कंसाइंट कैसे नहीं, फ्री कंसाइंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज है। फ्री कंसाइंट के लिए भी आप कॉन्ट्रैक्ट जब पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आएगा कि जब सेक्शन कोई सम्मति, स्वतंत्र सम्मति तब कहलाती है जब वह सेक्शन 15, 16, 17, 18 मतलब कोवाइस, मतलब इसको हम कहेंगे कि कपट के बिना, भूल के बिना, असम्य कसर के बिना, इन सब के बिना ली गई है, और तब जाके वो सम्मति कैसी हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। मेरी कार 2 करोड़ की है, ठीक है नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 करोड़ की है। मैं वो कार में अपने एक मित्र को या किसी व्यक्ति को सिर्फ 2 लाख में बेच देता हूँ, ठीक है। अब वो लेके चला जाता है, उसके बाद मैं कोर्ट में केस लगाता हूँ कि इस बंदे ने मुझे दबाव बनाया, डराया, धमकाया या कपट करके मुझसे वो खरीदी है। तो वो मैं कहूँगा वहाँ पे कि ये कंसाइंट जो थी मेरी फ्री कंसाइंट नहीं थी, मुझसे जबरदस्ती कंसाइंट ली गई है, तो फ्री कंसाइंट। यहाँ पे भी महिला के साथ क्या हो रहा है, उसको प्रेशर में लाके, उसके ऊपर गन पॉइंट पे लाके, या उसके किसी संबंधित को गन पॉइंट पे लेके, या उसको क्षति पहुँचाने के धड़ा के धमका के महिला के साथ रेप किया जाता है, तो वो रेप की श्रेणी में आएगा, ठीक है। 4th पॉइंट है उसका, स्त्री की सम्मति से। अब स्त्री ने सम्मति दी है, कंसाइंट कब, जबकि वह पुरुष यह जानता है, अभी मैंने बताया था, पुरुष जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है, और स्त्री ने उसको सम्मति इसलिए दी है कि वो समझती है कि वो उसका विधिपूर्ण पति है ना, वो विश्वास करती है कि वो उसका पति है। मतलब उसको तो पता है व्यक्ति को, अब व्यक्ति को भी पता नहीं है तो यहाँ रेप नहीं रहेगा, कुछ और अपराध हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति को पता है और वो उसको धोखा दे रहा है, तो ये भी रेप की श्रेणी में आएगा। अगला है उस स्त्री की सम्मति, जबकि सम्मति देने के समय वह विकृत चित्तता मतलब अनसाउंड माइंड, उसका माइंड साउंड नहीं है, वो नहीं समझ सकती कि वो क्या कर रही है या उसके साथ क्या हो रहा है, उस कंडीशन में वो सम्मति दे देती है ना। या उस वर्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी, मतलब कोई उसको नशीला पदार्थ पिला दिया गया है या कोई ऐसी गोली खिला दी गई है जिससे कि उसका मस्तिष्क काम करना बंद हो जाता है, और वो सिर्फ होश में तो है लेकिन अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस मतलब उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, और उस दौरान उसके साथ यदि व्यक्ति
इंटरकोर्स करता है तो वो भी रेप की श्रेणी में आएगा। वहीं उन्होंने 6 पॉइंट भी दिया था उन्हें, उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के जबकि वह 16 वर्ष से कम आयु की है, और 16 वर्ष से कम आयु की है चाहे वो कंसेंट दे अथवा कंसेंट ना दे, उसके साथ रेप हुआ। और एक्सेप्शन में मैंने ये भी बता दिया कि पुरुष अपनी स्त्री के साथ भी यदि मैथुन करता है जो 15 वर्ष से कम आयु की है तो वो भी रेप की श्रेणी में आएगा। तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन थी जिसको आपने देखा। इससे संबंधित तमाम केस आप आईपीसी में से देख सकते हैं, तमाम केस आप देख लेना, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा यहाँ क्लास में। उन रेप को उन केसेस को देख के आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में ये रेप है। इसके दंड के बारे में यदि बात करें तो दंड के बारे में सेक्शन 376 है जो दंड की बात करता है, जिसमें कि मैं बता देता हूं आपको फटाक से। इससे ज़्यादा अपन यहाँ क्लास में लेंगे नहीं, क्योंकि इसमें केसेस हैं जो केसेस पढ़ के आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और हो जाएगा आपका तैयार, है ना। वहीं आप देख लेते हैं सेक्शन 376 है जो बलात्संग के लिए दंड। जो कोई अपराध द्वारा बंधन मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा वे दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की होगी, मतलब 7 वर्ष से आजीवन कारावास की। और अमेंड हुआ है उसमें यदि ब्रूटल उसके साथ रेप हुआ है, उसको ब्रूटल मार दिया गया है, उसको बाद में हत्या कर दी गई है, तो फिर उसमें हत्या तक मतलब मृत्युदंड तक का प्रावधान उसमें उपलब्ध कर दिया गया है। और वहाँ पे अलग अलग हैं 376A, B, C, D हैं, जिसमें महिलाओं किसी संरक्षण में वहाँ अपराध करते हैं तो वो रेप की श्रेणी में आएगा, उसके लिए कितना दंड मिलेगा, रेप की श्रेणी में नहीं आएगा उसके लिए कितना दंड मिलेगा, वो सब आपको वहाँ बढ़ने थे। उससे ज़्यादा हम यहाँ पे लेने की आवश्यकता नहीं है। जब लेकिन आप नोट्स बनाएंगे तो ये लिखेंगे कि वो किस टाइप का अपराध है, मानव कैसी प्रकृति का अपराध है, दूसरा उसमें किन कंडीशन में 6 जो कंडीशन है वो कंडीशन आपको लिखनी पड़ेंगी। या तो आप डेफिनेशन, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब हम लिखते हैं एग्जाम में या अपनी कॉपी में तो हम पूरी डेफिनेशन लिखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में लिखें और यदि हमने डेफिनेशन लिखी है और यदि हमने कॉमा और बिल्कुल जैसा हम एक्ट में लिखा है वैसे लिखना चाह रहे हैं तो फिर हमको वैसा ही लिखना पड़ेगा, फिर वहाँ हम मन से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जब हम उसको डिफाइन करके लिख रहे हैं, उसका भावार्थ लिख रहे हैं, तो फिर हम अलग लिख सकते हैं। ध्यान रखना, यदि हमने सेक्शन लिखा तो फिर सेक्शन वैसे ही आएगा जैसे सेक्शन लिखा है, सेम टू सेम आपको याद करके डिट्टो लिखना पड़ेगा। यदि हम उसका भाव लिखा है तो भाव में थोड़ा परिवर्तन करके लिख सकते। परिवर्तन करने से मतलब ये नहीं है कि उसका इंटरप्रिटेशन ही बदल जाए, इंटरप्रिटेशन नहीं बदलेगा, भावार्थ शब्दार्थ नहीं बदलेंगे, लेकिन आप उसको लिख सकते हैं। तो उसमें दंड की मात्रा है, जो दंड आपको 7 वर्ष मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम जो दंड है आजीवन हो सकता है, और अब तो मृत्युदंड को भी शामिल कर दिया गया है। तो मृत्युदंड भी उन कंडीशन में मिलेगा। आपने मैंने आपको चीज़ और बताई थी कि नहीं बताई अभी तक, अभी आप पहली बार तो क्लास में आए हैं, अभी आईपीसी को आपने पढ़ा भी नहीं है। तो जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, मतलब क्या कहना चाहिए, विरल से विरलतम मामलों में ही मृत्युदंड की व्यवस्था है। तो एक तो इसमें हो गई आपके मृत्युदंड की व्यवस्था, आपके रेप में मृत्युदंड की व्यवस्था हो गई है। दूसरा आपकी डकैती, हत्या से डकैती में मृत्युदंड है, और जो आपका मर्डर होता है उसमें तो मृत्युदंड की व्यवस्था है ही। इसके अलावा भी आपके राजद्रोह से संबंधित जो अपराध हैं या राष्ट्रद्रोह से संबंधित अपराध हैं, जिसमें आतंकवादियों से संबंधित जो अपराध हैं, उनमें मृत्युदंड की और आजीवन कारावास की व्यवस्था, आजीवन कारावास की व्यवस्थाएं हैं। तो ये एक ऐसा खतरनाक और भयानक अपराध है जो व्यक्ति मतलब महिलाओं की पारिस्थिति जो है, जो उनकी कंडीशन है, उसको विध्वंस करके रख देता है। और आपको मैंने सेक्शन वाइज बताया है, मैंने सेक्शन बताई, इसको डिफाइन भी कर दिया, हाँ इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। और दूसरा, इससे संबंधित जो तमाम केस हैं वो यहाँ केस में नहीं पढ़ने वाला हूँ, केस आपको लिखने हैं। अच्छा एक चीज़ और, किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि क्या सर हम क्वेश्चन कैसे लिखेंगे एग्जाम में, तो उसका लिखने का तरीका क्या है, हम सिनॉप्सिस बनाएंगे। सिनॉप्सिस में हम उस जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे संबंधित हमको इंट्रोडक्शन देना होता है, उसके बारे में हमको उसकी डेफिनेशन क्लॉज डालने पड़ते हैं, डेफिनेशन डालने के बाद उसकी समझाना होता है, उससे संबंधित केस लॉ हमको उसमें डालने होते हैं कि भाई फलाने केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में नज़ीर क्या है, इसमें क्या है। तो जो उसके पॉइंट्स रहते हैं, उन पॉइंटों में लगभग जितने पॉइंट बने हैं उन सब पॉइंट में कम से कम 2-2 केस से संबंधित हम डाल देते हैं। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और एक क्वेश्चन और भी था कि सर लोग कहते हैं कि 7 से 8 पेज लिखने चाहिए हमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। 7 से 8 पेज लिखने का कोई मतलब नहीं। आप हिस्ट्री नहीं लिख रहे हैं, आप लॉ की बात कर रहे हैं, लॉ में टू द पॉइंट लिखा जाता है, कुछ भी लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। सर डकैती में क्यों है मृत्युदंड, वो डकैती में मृत्युदंड नहीं है, हत्या सहित डकैती में मृत्युदंड है, डकैती में दंड नहीं है। सेक्शन 396 ऑफ आईपीसी हत्या सहित डकैती में मृत्युदंड है। भाई हत्या करेगा कोई बंदा तो उसको मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए क्या, इसलिए मृत्युदंड है
है ना। मृत्युदंड क्यों है? क्योंकि हत्या सहज मृत्युदंड। मैंने कहा डकैती में मृत्युदंड नहीं है। अच्छा, डकैती में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होंगे तो डकैती होगी। पता पड़ा कि 4 कोई पकड़ पाया और 5 में है ही नहीं वहां पे, है ना। 4 को पकड़ पाए या पता पड़ा कि 4 ही थे तो वो डकैती में नहीं आएगा, लूट में आ जाएगा। क्योंकि एक या एक से अधिक व्यक्ति लूट कर सकते हैं। लूट करने में क्या है, व्यक्ति को गन पॉइंट पे लेके कोई भी चीज छीन रहे हैं आप, वो लूट में आ गया। और लूट का और चोरी का बृहद रूप तो, और चोरी का बृहद रूप है उद्दापन और लूट, और वो उसका बड़ा रूप है डकैती। ठीक है, मैं समझाता हूं। चोरी करने के लिए व्यक्ति जाता है, चोरी करने गए, 3 लोग चोरी करने के लिए गए, है ना। तो एक दरवाजे के बाहर खड़ा है, 2 लोग अंदर गए हैं, हथियार भी उनके साथ हैं, वहां गए चोरी करने गए थे। लेकिन चोरी करते करते उनको लगता है कि तो जाग गया तो व्यक्ति ने उस व्यक्ति को गन पॉइंट पे ले लिया और बस सारा छीन के ले आए। अब चोरी कन्वर्ट हो गई लूट में। ठीक है, अब लूट करते करते उसके 2 साथी और आ गए, वो 3 की जगह 5 हो गए। हत्या तो, और ऊपर से उनने गोली मार दी, किसी को जरूरत पड़ी तो हत्या सहित डकैती हो गई। जैसे 5 हुए तो डकैती हो गई, किसी को मार दिया तो हत्या सहित डकैती हो गई। लूट में किसी को मार दिया तो लूट हो गई, लूट में भी व्यक्ति मार गया तो वो मर्डर प्लस लूट हो गई, है ना। चोरी प्लस लूट, चोरी प्लस मृत्युदंड, चोरी प्लस मर्डर हो सकता है। कोई चोरी करने गया, एक ही व्यक्ति चोरी करने गया, चोरी करने घर में घुसा और कंडीशन ऐसी आ गई कि उसको अपने बचाव में सामने वाले को मार देना पड़ गया, मृत्यु खत्म हो गया। हत्या क्या हो गया? हत्या से चोरी हो गई, है ना। तो वो दंड की मात्रा जैसे जैसे सेक्शन बढ़ते जाते हैं, दंड की मात्रा भी बढ़ती जाती है। अच्छा, और एक ही दंड जैसे उन्होंने डिफाइन कर दिया कि फलाने अपराध के लिए इतना दंड है, उन्होंने 7 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम आजीवन कारावास, कैपिटल पनिशमेंट। इसका मतलब ये है कि मिनिमम 7 वर्ष है, तो 7 वर्ष से तो कम मिलेगा ही नहीं, बढ़ के आजीवन कारावास हो सकता है, मृत्युदंड हो सकता है। वो निर्भर करता है अपराध हुए गए, जो हुआ अपराध हुआ है उस अपराध की तीव्रता पे, कितना अपराध हुआ है उस पर। समझ में आ रही बात? आ रही होगी आपको समझ में, आप समझदार हैं। नहीं भी समझ में आ रही तो आप हैंड अराइज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें तमाम केसेस हैं, जो एक भी केस में हाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि केस पढ़ने में थोड़ा मजा नहीं आएगा मुझे, यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा सा। आप उसे पढ़ सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब नहीं हो सकता क्लास फेस टू फेस चालू हो जाए, मुझे सुना है ऐसा हो सकती है, तो बहुत अच्छा रहेगा, मजा आएगा फिर तो अपन को पढ़ने में। लेकिन अभी समझने वाली बात क्या है कि ये है कि अपन अभी पढ़ रहे हैं। तो अभी अपन ने क्या देखा? रेप आपको समझ में आ गया। इसके अलावा उसको दंड भी आपको समझ में आ गए, जिनको आपको सेक्शन 375 376 में डिटेल में जाके देखना है, लिखना है और तैयार करना है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो है आपका सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इन वर्क प्लेस। इससे संबंधित पहले से वर्क प्लेस से संबंधित मैंने विशाखापट्टनम राजस्थान राज्य का मामले एक वीडियो बना के पहले डाल रखा है, जिसको आप ध्यान से देख लें। हालांकि इस पर नहीं बनाया था मैंने रेप वाले पे, लेकिन इस पर बना के डाल रखा है, तो उसको देख सकते हैं कि एक महिला जो घर से, मैंने मतलब बताया, एक्स्ट्रा डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा के अतिरिक्त घरेलू वर्क करने के बाद जब घर से निकली जॉब करने, तो बड़ा बड़ा जॉब जहाँ करने गई है, जहाँ पे वो अपना व्यवसाय करने गई है, जहाँ पे वो अपना प्रोफेशन या जॉब के लिए गई है, टीचर है, किसी कंपनी में क्लर्क है, या उसका ऑफिसर है, कुछ भी है, या गवर्नमेंट जॉब में है, और वहाँ पे उस महिला के साथ काम करने वाले बंदे हैं, ऑफिसर्स हैं, जो वो उसको सेक्सुअल दृष्टि से देख के उसको परेशान करते हैं, तो उसे कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट, मतलब यौन उत्पीड़न के संबंधित मामले। और ऐसा यदि उसके साथ होता है तो महिला को भी राइट है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 और 21 के अंतर्गत पावर दे रखी है, दे क्या रखी है, हमारा संविधान इसी गारंटी देता है। मूलभूत जो अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सेक्शन आर्टिकल में 14 में है ना, आर्टिकल 14 आपको समता का अधिकार देता है कि विधि के समक्ष सभी समान है। वहीं आर्टिकल 21 है, इसमें तो पूरा संविधान आ जाता है, पूरे लॉज आ जाते हैं, मतलब आर्टिकल 21 से बाहर कुछ भी जा नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या है? दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, जीवन को सम्माननीय रूप से जीने की बात करता है। और जैसी सम्माननीय रूप से जीवन जीने और दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, तो ऐसा कोई मूलभूत अधिकार नहीं है जो बाहर चला जाए। ऐसा कोई नहीं चीज नहीं है संविधान में जो आर्टिकल 21 से बाहर चली जाए। इसलिए आर्टिकल 21 बृहद हो गया है, सबसे बड़ा आर्टिकल है आर्टिकल 21, जो जिसमें कहा जाता है कि जीवन जीने का अधिकार तो है, मृत्यु का अधिकार उसमें नहीं है, क्योंकि जीवन जीना सम्माननीय है, मृत्यु सम्माननीय। अब बात सेक्सुअल हरासमेंट की हो, चाहे किसी वर्क पे या रेप की हो, या महिलाओं की लज्जा भंग की हो, या उन पर आक्रमण करने की हो, उनका एसिड अटैक की हो, उनके जीवन से संबंधित हो, तो वो बात क्या हो गई?
दैहिक स्वतंत्रता खत्म कर दी, एक। दूसरा, जीवन सम्मान रूप से जीने की स्वतंत्रता खत्म हो रही है, क्योंकि जैसे मार्केट में, संसार में या किसी समाज में जाती है तो वहाँ उसके ऊपर फप्तियाँ कसी जा रही हैं, अश्लील गाने गाए जा रहे हैं, उसको छेड़ा जा रहा है, वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती, स्वतंत्र से घूम नहीं सकती है, तो उसकी स्वतंत्रता भंग की ना, तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है, 14 का वायलेशन है, समता के अधिकार का वायलेशन है, तो वो वायलेशन है, तो फिर इसमें रिट भी लग सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो संविधान में ही लग सकती हैं, संविधान के माध्यम से लगती हैं, ये रिट्स हैं, और ये इसको सीधा एग्जीक्यूट करा सकते हैं हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 32 और 226। 226 है हाई कोर्ट के लिए और 32 है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जहाँ आप सीधी याचिका लगा सकते हैं। अदरवाइज को पता है, कोई मामला जब चलता है तो सबसे छोटे कोर्ट में, सबसे नीचे वाले कोर्ट में चलेगा, जिस सबसे नीचे वाले कोर्ट को क्षेत्राधिकारता है, जिसको हम जुरिस्डिक्शन कहते हैं। जुरिस्डिक्शन पावर जिस कोर्ट की है वही उसको टैकल करेगा। उसके बाद व्यक्ति अपर अपील में जाएगा, अपील हो सकती है उसकी, तो अपील में जाएगा, है ना, उससे ऊपर वाले कोर्ट में, है ना। मैं आपको बाद में एक आध दिन वो भी बताऊंगा कि कोर्ट्स की जो सीरीज है वो क्या है, नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की। तो यहाँ पे वो रिट याचिका में जा सकते हैं, तो सीधा हाई कोर्ट में लगा सकते हैं और सीधा सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं, अदरवाइज उसको नीचे से ऊपर की तरफ आना पड़ता है। वहीं अपील के साथ साथ आपको RRR 3 पावर और दे रही हैं, रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन, मतलब निर्देश, पुनरीक्षण और पुनरावलोकन की शक्ति भी न्यायालय के पास होती है, जो मामलों को चला सकते हैं। तो इस तरह से मामले चलते हैं, और मामले के चलने के साथ साथ वो उसमें न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 पे डिपेंड करता है वो आपका विशाखा वाला केस, जिसमें एक महिला, एक संस्था है जो महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए काम करती है ना। तो वो उसमें बताया गया है कि एक महिला जो अपने वर्क प्लेस पे जा रही है और वहाँ पे उसके साथ यौन उत्पीड़न मतलब ये माना कि उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको इस चीज़ की तैयार करना कि वो उसके साथ बातचीत करे या यौन संबंध बनाए, तो वो महिला की इच्छा है और महिला की सम्मति है। यदि महिला की इच्छा नहीं है या वो उसके पीछा करता है, उसके मना करने के बाद भी पीछा करता है, तो वो किसमें आ जाएगा, वो आ जाएगा, महिला का पीछा करता है और महिला का के साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो वो काय में आएगा, यौन उत्पीड़न में आएगा। इसको हम सेक्सुअल हरासमेंट में कहेंगे। तो कल मैं आपको विशाखा दत्त बनाम राजस्थान राज्य का जो मामला है वो भी बताऊंगा, और अभी आपको इतिहास देखना है तो जाके आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे लॉ फॉर ऑल पे देख सकते हैं, वो मैंने वहाँ पे डिफाइन करके रखा है और उससे संबंधित कोटेशन भी वहाँ डाल रखे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। आज की जानकारी आपको ठीक लगी होगी, आप इसको पढ़ें और तैयार कर लें एक क्वेश्चन को जो रेप से संबंधित है। एक परीक्षा में कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड डे।